हाँ जी। तो फिर आज हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका सबसे पहला प्रपोजल जॉन हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा दिया गया था, जो कि 1927 में था। इसके बाद आरबीआई एक्ट आता है 1934 एडी में, और इसी के एक साल के बाद आरबीआई को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। मतलब 1 अप्रैल 1935 एडी में आरबीआई को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। इसके बाद 1949 एडी में आरबीआई को नेशनलाइजेशन किया जाता है, और 1935 एडी से लेकर 1937 एडी मतलब 2 साल तक इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में रहता है, और आफ्टर 2 ईयर 1937 एडी में जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब आरबीआई फॉर्म किया गया था उस समय आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर बनाए गए थे, जिनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। अगर हम इंडिया के पहले गवर्नर की बात करें तो उनका नाम था सीडी देशमुख, जो कि 1943 एडी में पहले आरबीआई के गवर्नर बनाए गए इंडिया के। ये आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे, लेकिन इंडिया के पहले गवर्नर थे। इनका ऑल ओवर टेन्योर 6 साल का रहा। और अगर हम करंट गवर्नर की बात करें तो करंट में 25वें गवर्नर चल रहे हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। 24वें गवर्नर थे, जिनका नाम था उर्जित पटेल, जिन्होंने 2 साल तक इस टेन्योर को संभाला था और उसके बाद इन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। 23rd आरबीआई के जो गवर्नर थे, जिनका नाम था रघुराम राजन, इन्होंने 3 साल तक इस टेन्योर को संभाला था। अगर हम मैक्सिमम टेन्योर की बात करें तो सबसे जो मैक्सिमम टेन्योर है आरबीआई के गवर्नर का वो 5 साल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे सीडी देशमुख जो हमारे भारतीय पहले गवर्नर थे, उन्होंने अपने टेन्योर को 6 साल तक कंटिन्यू किया था। तो अब हम देखेंगे कि आरबीआई की फॉर्मेशन और मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऑल ओवर 21 मेंबर्स होते हैं, और हम इस 21 मेंबर की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इस 21 मेंबर में से एक मेंबर गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4 डायरेक्टर होते हैं जो कि नॉमिनेट होते हैं 4 साल के लिए, और ये नॉमिनेट किए जाते हैं लोकल बोर्ड्स के द्वारा, और 10 जो होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। 10 डायरेक्टर और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये ऑल ओवर 21 मेंबर्स हो जाते हैं। एक 4 और 4 10 और 2, तो ये ऑल ओवर 21 मेंबर हो जाते हैं। आरबीआई के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल के लिए होता है, और गवर्नर को 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, और इन्हें एक्सटेंशन दिया जाता है 2 साल के लिए, बट नॉट मोर देन 4 ईयर्स। आरबीआई के आज के समय पे 31 रीजनल ऑफिसेज हैं, और जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लिया जाता है, लेकिन फाइनल जो इसकी रिपोर्टिंग होती है वो मंथ ऑफ अगस्त में की जाती है। तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, और फाइनल रिपोर्टिंग मंथ ऑफ अगस्त में की जाती है। तो हमने फॉर्मेशन और मैनेजमेंट की बात कर ली। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मौद्रिक नीतियां। इसमें जो कोई भी एक ऐसी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है जिससे मार्केट की लिक्विडिटी को मेंटेन या फिर कंट्रोल किया जाया जा सकता है, तो इसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ जाता है, और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण हाइपर इन्फ्लेशन भी होता है। तो जैसे हम बात करें, लिक्विडिटी अगर बढ़ती है मार्केट के अंदर तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रा समिति जो है वो समिति है, मुद्रा समिति जो है वो बढ़ेगी। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है भागती हुई महंगाई। इसी का अपोजिट, अगर लिक्विडिटी कम होती है तो मार्केट में रिसेशन आता है। रिसेशन मतलब मंदी, तो रिसेशन बढ़ जाता है और इसके कारण डिप्रेशन आने लगता है मार्केट के अंदर। डिप्रेशन का मतलब होता है महामंदी। तो ये बहुत टफ सिचुएशन होती है। अगर हाइपर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है और डिप्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो ये मार्केट के लिए बहुत टफ सिचुएशन होती है। ये बहुत बैड इकोनॉमिकल कंडीशन को बताती है। अगर हम बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। इसमें ऑल ओवर 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर में से 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। 3 मेंबर जो आरबीआई के होते हैं उसमें एक गवर्नर होता है, डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं बोर्ड के।
3 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, जो कि 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन ये एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए। इसमें अगर हम बात करें कि डिसीजिव पावर या डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा आरबीआई के मेंबर्स के पास होते हैं, गवर्नमेंट के मेंबर के पास होती है, तो हम एक बात पढ़ सकते हैं, जैसे आरबीआई के जो मेंबर होते हैं उनके पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर होती है देन कंपेयर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स होते हैं। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। पुराना वाला आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर था वो काउंट किया जाता था 1 जुलाई से लेकर 30th ऑफ जुलाई, जो कि नेक्स्ट ईयर में काउंट किया जाता था। आज के समय पे जो फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अगले ईयर का। जहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको मेंटेन किया जाता है बाय मंथली बेसिस पे, और ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन किया जाता है, और साल में 6 बार, और ये एटलीस्ट होता है, मैक्सिमम में कितने भी बार किया जाया जा सकता है, मोर देन 6 टाइम भी किया जाया जा सकता है। जैसे कोविड की सिचुएशन में 6 बार से ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी जो मेंटेनेंस था उसका, वो 6 बार से ज़्यादा किया गया था। तो अब हम बात करेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल या फिर मेंटेन करने के लिए की जाती है, वो किस किस तरीके से की जाती है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब LAF। लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम 2 तरीके के रेट को डिसाइड करते हैं आरबीआई। तो पहला जो रेट होता है जिसका नाम होता है रेपो रेट, और दूसरा रिवर्स रेपो रेट। ये किसके सब पार्ट हैं? ये है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इन 2 रेट्स के द्वारा हम मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एट ए टाइम ऑफ रिसीविंग नोट गवर्नमेंट एक पीस ऑफ पेपर देता है। ये पीस ऑफ पेपर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को शो करता है, मतलब ये जो चीज़ होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरह होती है। तो अब हम बात करते हैं रेपो रेट क्या होता है। वो रेट जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है, और यहाँ जो कमर्शियल बैंक है अपनी 10 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेट सपोज कि 10 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को बेच रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को सबमिट कर देते हैं। तो ये जो इसमें जो रेट बनता है, जिस जो लोन उन्होंने कमर्शियल बैंक को दिया है उसके बदले में जो डिमांड करते हैं, रेट को डिमांड करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। इसमें हरदम जो परचेजिंग जो रेट होता है वो हरदम ज़्यादा होता है देन कंपेयर टू द सेलिंग रेट, तो जिसके कारण आरबीआई अपना प्रॉफिट कमा पाता है। सो दैट आरबीआई कैन गेट प्रॉफिट। सो और रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और रीपरचेज कर रहा होता है कमर्शियल बैंक। अगर हम रिवर्स रेट की बात करें, रिवर्स रेपो रेट की बात करें, तो इसमें जो आरबीआई होता है वो दूसरे कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन को ले रहा होता है, और बदले में कमर्शियल बैंक जो होता है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको सबमिट कर रहा होता है। तो इसमें आरबीआई ने लोन लिया कमर्शियल बैंक से, तो आरबीआई उसके बदले में एक इंटरेस्ट जो होता है वो कमर्शियल बैंक को देता है। तो इसमें सेम रीपरचेजिंग जो रेट होता है वो हरदम ज़्यादा होता है सेलिंग रेट से। तो यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को किसी पर, हाँ, जो कमर्शियल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई से ली है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकता या नहीं दे सकता। ये इसकी एक प्राइमरी कंडीशन होती है आरबीआई के द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम रेपो रेट या फिर किसी भी लिक्विडिटी से किस तरीके से हम अपने रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हाउ टू रिलेट द लिक्विडिटी, कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किस तरीके से लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। इसका मतलब जैसे आरबीआई दूसरे बैंक को अगर महंगा लोन दे रहा है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेना कम कर देंगे, तो कमर्शियल बैंक पे जो अपना लिक्विडिटी जो अमाउंट है, मतलब पैसे उनके पास कम हो जाएंगे, तो कस्टमर को कम लोन देंगे। अगर कस्टमर को कम लोन देंगे तो फिर पब्लिकली लोगों के पास कम पैसा होगा तो लोग कम खर्चा करेंगे, तो मार्केट में लिक्विडिटी अपने आप कम हो जाएगी और कंट्रोल हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम रेपो रेट को बढ़ा दें तो लिक्विडिटी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेट बढ़ा तो जो आरबीआई से जो लोन ले रहे थे उनके पास वो लोन नहीं लेंगे,
जिसके कारण उनके पास क्या बोलते हैं, पैसा कम होगा तो पब्लिकली अपने कस्टमर को वो लोन नहीं दे पाएंगे, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो मार्केट में खर्चा नहीं होगा, तो लिक्विडिटी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी। तो हमने रेपो और रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट में जो आरबीआई होता है वो लोन देता है कमर्शियल बैंक को, लॉन्ग टर्म लोन देता है, ठीक है ना। इसमें जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म लोन देता है। अगर हम फोर्थ जो फैसिलिटीज़ की बात करें, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, इसमें आरबीआई जो होता है वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा होता है, लेकिन ये जो लोन होता है वो ओवरनाइट होता है, लाइक 24 आवर का एक लोन होता है जिसको आपको 24 आवर के अंदर चुकाना भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बैंक रेट होता है वो इक्वल होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के। इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें जिसमें आता है मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, मतलब MCLR, मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट। बेस रेट में यह एक मिनिमम रेट होता है जिसमें या जिससे बिलो कोई भी बैंक अपने कस्टमर को लोन की लैंडिंग नहीं कर सकता। जैसे मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट जो उसका बेस रेट होता है, उसमें अगर रिस्क फैक्टर को प्लस कर दिया जाए तो ये मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट हो जाता है। अब कोई भी बैंक मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट के बिलो अपने कस्टमर को लैंडिंग नहीं करता है। तो हम छठे पॉइंट की बात करेंगे जिसका नाम है कैश रिजर्व रेशो, CRR। हर बैंक के ऊपर एक कंपलसरी कंडीशन रखी जाती है आरबीआई के द्वारा कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आ रहा है, इस टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट उन्हें आरबीआई को देना होता है। और ये जो उन्हें फिक्स डिपॉजिट फिक्स परसेंटेज देना होता है, ये सिर्फ कैश फॉर्म में उन्हें देना जरूरी होता है, तो इसलिए इसे हम कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। यहाँ आरबीआई बैंक को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन आरबीआई बैंक के कस्टमर को ये सिक्योरिटी देता है कि इफ़ एनी कंडीशन कि वो कमर्शियल बैंक अगर फेल हो जाता है, वो आपका पैसा नहीं लौटा पाता है, तो आरबीआई तुम्हारे पैसों को लौटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ड्यू टू द CRR। देयरफॉर आरबीआई जो है वो डिमांड करता है कैश रिजर्व रेशो फ्रॉम द बैंक। ये एक कंपलसरी कंडीशन होती है CRR, और फिक्स परसेंट जो होता है जो आरबीआई को देना होता है, सिर्फ कैश फॉर्म में देना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता, और इसको दिया जाता है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से। देयरफॉर आरबीआई इज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, इसलिए कैश रिजर्व रेशो जो प्रोसेस है उसके लिए हम आरबीआई को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। CRR के बाद हमें सातवें पॉइंट में पढ़ना है SLR, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जितना भी टोटल डिपॉजिट, उस डिपॉजिट का कुछ परसेंट हमें अपने पास रखना होता है। ये हम किसी भी मतलब बैंक को अपने पास रखना होता है। ये बैंक अपने पास किसी भी फॉर्म में रखा जा सकता है, लाइक गोल्ड की फॉर्म में रख सकता है बैंक, कैश की फॉर्म में रख सकता है, या नॉन कैश की फॉर्म में भी रख सकता है, किसी असेट की फॉर्म में भी बैंक इसे रख सकता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो बैंक को अपने पास खुद रखना होता है। आठवें पॉइंट की अगर हम बात करें जिसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी वूलिंग एंड कंप्लीटली बाय द आरबीआई इन ओपन मार्केट। इसको अगर हम इलेबोरेटिव तरीके से पढ़े, जो ओपन मार्केट होता है उसमें पार्टिसिपेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पार्टिसिपेंट की बात करें जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसमें आ सकते हैं, कमर्शियल बैंक आ सकता है, कोई भी अलग प्रकार की फॉर्म भी इसमें काउंट की जा सकती है। यहाँ तो या तो कमर्शियल बैंक और आरबीआई पूरी तरीके से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को सेल कर दे, या पूरी तरीके से कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर ले, तो हम इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ होती है कि यहाँ पर रीपर्चेजिंग का किसी भी प्रकार का कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता, और दिस इज ऑल अबाउट द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट हर किसी के लिए ओपन है, लेकिन यहाँ पर प्रॉमिस जैसी कोई चीज़ नहीं होती रीपर्चेजिंग की। आप ओपनली जो अमाउंट है या किसी भी तरीके की सिक्योरिटी है वो कहीं पे भी बेच सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, जैसे आरबीआई अगर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच रहा है तो मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन अगर आरबीआई उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को
बेच रही होगी, सेल कर रही होगी, तो उससे लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी, क्योंकि अगर वो सेल कर रही है तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उनको पैसे देगी और अपने लिए वो खरीद लेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी उसे कोई एसेट खरीदना होगा। लेकिन अगर आरबीआई चीजें बाय कर रही है, खरीद रही है, तो लिक्विडिटी इंक्रीज होती है मार्केट के अंदर। बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, वो अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे, तो मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो तेज हो जाएगा। तो हमने इसमें टोटल 8 पॉइंट के बारे में बात किया था। जैसे हम बात करें, पहले हमने रेपो रेट पढ़ा था, दूसरा रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था, तीसरे में हमने बैंक रेट पढ़ा था, चौथे में हमने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पढ़ा था, फिफ्थ में हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट पढ़ा था, सिक्स्थ में कैश रिजर्व रेशो, सेवंथ में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और एट्थ और लास्ट हमने पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे द फंक्शन ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का सबसे पहला फंक्शन होता है मॉनेटरी अथॉरिटी की तरह ये वर्क करती है, जिसमें फॉर्मुलेट, अमेंड और रेगुलेट करने का काम करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। तो इसके पास मॉनेटरी पॉलिसी को अमेंड करने की पावर होती है। सेकंड पॉइंट में हम बात करें द इशुएंस ऑफ द पेपर करेंसी, इसके पास पेपर करेंसी को इशू करने की पावर होती है और जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये 1 रुपये के नोट को प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि 1 रुपये का जो नोट होता है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिंट किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। और इसमें जो सिग्नेचर होती है वो सेक्रेटरी की होती है, गवर्नर की, आरबीआई के गवर्नर की इसमें सिग्नेचर नहीं होती है। थर्ड पॉइंट में द बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देती है, और इसके साथ साथ आरबीआई दूसरे देश की गवर्नमेंट को भी लोन देने का काम करती है। फोर्थ पॉइंट में इट सर्व एज ए रेगुलेटर सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ये रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है फाइनेंशियल सिस्टम को, लाइक लाइसेंस प्रोवाइड करना और किसी भी दो बैंकों को मर्ज करने का काम आरबीआई का होता है। फिफ्थ पॉइंट में हम देखें तो इसको कहते हैं हम बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का बैंक होता है। और सिक्स पॉइंट में आरबीआई जो होता है वो द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट की तरह काम करता है। मतलब अगर कोई भी बैंक किसी भी प्रकार की क्राइसिस से गुजर रहा है तो जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से मदद ले सकते हैं। सेवंथ पॉइंट की अगर हम बात करें, जिसे कहते हैं हम द वे एंड द मीन्स एडवांसेस, ये एक तरीके की टेम्परेरी फैसिलिटी होती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से किसी भी तरीके के लोन को बोरो कर सकती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इनकम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एट्थ पॉइंट में अगर हम बात करें, इसे हम कहते हैं, इसका जो आरबीआई का फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट असिस्टेंट। ये बाहर की कंट्री में किसी भी प्रकार का अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को। नाइन्थ पॉइंट में ये करेंसी को चेंज करने के जो पॉलिसीज होती हैं उनको मेंटेन करती है, करेंसी को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। और 11th पॉइंट की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मतलब ये एफईएम की तरह भी काम करती है। इसका मतलब जिस भी रेट में एक करेंसी दूसरी करेंसी में अगर एक्सचेंज हो रही है तो उसे हम एफईएम कहते हैं। मतलब एक देश की करेंसी को अगर हम दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कहते हैं। इस मैनेजमेंट को हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ जो फिक्स एक्सचेंज रेट रखा जाता है और या फिर फ्लोटेड एक्सचेंज भी रखा जा सकता है, और मैनेज एक्सचेंज रेट भी रखते हैं। तो 3 तरीके के एक्सचेंज रेट यहाँ पर हम रखते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज एक्सचेंज रेट। इंडिया में मैक्सिमम समय पर मैनेज एक्सचेंज रेट यूज किया जाता है। आरबीआई को करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन रखनी होती है, तो वो इंडियन रुपी की डिमांड और सप्लाई वो किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले मेंटेन या फिर मैनेज रखने के लिए किसी भी देश की करेंसी को मैनेज करने के लिए मैनेज एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है, ताकि इंडिया की करेंसी को ज़्यादा ही डाउनफॉल ना हो जाए या डिक्लाइन ना हो जाए। इसलिए जो इंडिया होता है वो मैनेज एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है। यहाँ आरबीआई इंटरफेयर कर करेंसी को एक्सचेंज या मैनेज करता है ताकि करेंसी को डाउनफॉल होने से बचाया जा सके। तो इट्स ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द आरबीआई।